गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को एसएससी सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु 6500 प्लस प्रश्नों का संकलन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, जहां पर प्रश्नों का संकलन चैप्टर वाइज क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार अपनी पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इससे पूर्व हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत कई सेगमेंट का डिस्कशन कर चुके हैं और उसी डिस्कशन के क्रम में जो हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं ये है मिनरल्स, खनिज। उसी की चर्चा चल रही है और उसी की चर्चा आज की क्लास में भी कंटिन्यू की जाएगी। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने सेशन को। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं जो सेशन चल रहा है किसका है, ज्योग्राफी का है, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक हमारा चल रहा है ये है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया, भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन। अब इसी के अंतर्गत देखते हैं जो अगला हमारा प्रश्न है ये क्या है। लिखा है नाहरकटिया ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, अर्थात नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा कि जो तेल का नाहरकटिया क्षेत्र है ये कहां पर है, आसाम में है। कहां पर है, आसाम में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको डिगबोई मिलता है। क्या मिलता है, डिगबोई मिलता है। और एक है नुमालीगढ़। क्या है, नुमालीगढ़। तो यह प्रमुख 3 ऑयल फील्ड है कहां पर, आसाम में। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि आसाम का सबसे पुराना जो ऑयल फील्ड है वो कौन सा है, तो उसका नाम है नाहरकटिया। क्या नाम है, नाहरकटिया। इसलिए यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब इसी प्रकार अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा अगर ऑयल का भंडार कहां पर है तो अपतटीय क्षेत्र में सर्वाधिक भंडार मिलता है। कहां मिलता है, अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र का तात्पर्य होता है, तो सही कर देते हैं, ये है अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र का तात्पर्य जो हमारा बॉम्बे हाई है वो अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो किसी राज्य के दायरे में नहीं है। तो यहां पर सर्वाधिक ऑयल की फील्ड है। लगभग 50% प्लस ऑयल अकेले इसी अपतटीय क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अगर उसके बाद देखिए हम राज्यों में, तो राज्यों में हमको सबसे ज्यादा जो मिलता है ये है राजस्थान में। कहां मिलता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा ऑयल की फील्ड हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन कहां पर, राज्यों में। और उस तरह से कहां पर है, अपतटीय क्षेत्र में। और सबसे पुराना जो हमारा ऑयल फील्ड है वो कौन सा है, नाहरकटिया है, जो कहां पर है, आसाम में है। अगर अन्य हम ऑयल फील्ड की बात करें आसाम में तो उनका नाम है डिगबोई और नुमालीगढ़। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और अपने प्रश्न को समझ करके उत्तर दीजिए। क्या लिखा गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, अर्थात तिलैया जो अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने आपसे बताया था कि तिलैया है, मैथुन है, पंचेत है, और एक दुर्गा बैराज और एक है कोनार बैराज। ये सब जो बैराज है कहां पर है और किस नदी पर है, इसके बारे में हम लोग स्पष्टता पूर्वक समझ चुके हैं। फिर भी यहां पर विकल्प दिया है मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। तो जैसा आपको स्पष्ट होगा कि एक नदी है जिसका नाम है दामोदर, और यह दामोदर नदी जिसकी सहायक है उसका नाम है हुगली। क्या नाम है, हुगली की सहायक है दामोदर। और इसी दामोदर की कुछ सहायक नदियां हैं, एक का नाम है कोनार और एक का नाम है बराकर। क्या नाम है, बराकर। और इसी बराकर पर अगर हम दामोदर की बात करें तो यह निकलती है रांची के पठार के बालूमठ से। कहां से निकलती है, बालूमठ से निकलती है। तो यहां से जब निकलती है तो रांची के पठार से ही निकलेगी, और सीधी सीधी बात है कि यह बंगाल में जाकर के, अर्थात वेस्ट बंगाल में जाकर के हुगली में मिल जाती है। तो इसका संबंध कहीं से तो मध्य प्रदेश से हो नहीं सकता, और ना तो इसका संबंध गुजरात से है और ना तो इसका संबंध महाराष्ट्र से। कहां से रहेगा, झारखंड से। और इसी पे हमने 2 डैम बताया था, एक का नाम था तिलैया और एक का नाम था मैथुन। इसी पे था, एक का नाम है तिलैया और एक का नाम है मैथुन। और इस पर जो डैम था इस पे था पंचेत। क्या नाम है, पंचेत। और एक का नाम था दुर्गा बैराज। क्या नाम है, दुर्गा बैराज। और कोनार पे जो था इसका नाम था कोनार डैम। क्या नाम है, कोनार पर एक कोनार नदी है। कौन नदी है, कोनार। तो कोनार नदी पर है कोनार डैम, बराकर पर तिलैया, मैथुन, और जो हमारी दामोदर नदी है इस पर 2 है, पंचेत और दुर्गा बैराज।
तो इस प्रकार ये सब जो डैम है ये कहां पर है, झारखंड में स्थित है। कहां पर है, झारखंड में है, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, सी। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर और इसको भी ध्यानपूर्वक हम लोग समझते हैं। क्या लिखा गया यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन फेमस फॉर कॉपर माइन, अर्थात निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा तांबे की खान के लिए जाना जाता है। यहां पर विकल्प क्या लिखा गया, गया, खेतड़ी, क्योंझर और सतना। तो ध्यान रखिएगा, गया आपका जो पटना के पास आपको मिलता है, यह एक प्रकार से धार्मिक स्थल के रूप में है। क्योंझर है या एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर तांबा और क्या नाम है, लोहे की खान है, और साथ में आपको यहाँ पर कोयले के भी भंडार मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है ये तो है खेतड़ी। क्या है, खेतड़ी। खेतड़ी जो है ये कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ये स्थान है राजस्थान का। क्या है, राजस्थान का है। और ये है झुंझुनू। क्या है, झुंझुनू। तो झुंझुनू में स्थित है खेतड़ी, वहीं पर सबसे बड़ा क्या है, तांबे का भंडार है। और वैसे देखा जाए तो राजस्थान ही तांबे के लिए क्या जाना जाता है। अगर अन्य हम भंडार की बात करें तो अन्य भंडार भी यहाँ पर स्थित हैं, और उनके नाम कौन कौन से हैं, तो एक है खोदरीबा और एक है जावर की खान। कौन है, एक है खोदरीबा और एक है जावर की खान। खोदरीबा और एक है जावर की खान। और ये दोनों जो खाने हैं ये भी कहां पर हैं, ये राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में है। अर्थात राजस्थान में एक झुंझुनू में खेतड़ी है और एक खोदरीबा है और एक जावर है। इसी प्रकार आपको महाराष्ट्र में मिलती है जिसका नाम है मलाजखंड। क्या नाम है, मलाजखंड। ये कहां पर है, ये आपको मिलता है महाराष्ट्र में। कहां मिलता है, महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें आपका मध्य प्रदेश में भी एक आपकी खान मिलती है, और मध्य प्रदेश की जो खान है उसका नाम क्या है, यहां पर देखो, उसका नाम है बालाघाट। क्या नाम है, बालाघाट। हम लोग इससे पूर्व देख चुके हैं, उसका नाम क्या है, बालाघाट। बालाघाट ये कहां पर है, ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी है, बालाघाट है। और अगर सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में 3 मिलती है, एक है रंगपो, एक है भोटांग, और एक है पाचे खानी। क्या है, पाचे खानी। भोटांग और एक है पाचे खानी। ये जो है कहां पर है, ये आपको मिलती है सिक्किम में। कहां मिलती है, सिक्किम में। इस प्रकार आप देख सकते हैं रंगपो, भोटांग, पाचे खानी, ये सब कहां पर है, ये सब सिक्किम में है। आपने मध्य प्रदेश में जो देखा है, अच्छा ये जो है ये यही है वाला मलाजखंड, यही बालाघाट वाला सेक्शन है, कुछ और नहीं है। मलाजखंड ही क्या है, ये बालाघाट वाला है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। और राजस्थान में कौन है, खोदरीबा है, जावर की खान है, और झुंझुनू अर्थात खेतड़ी है। तो 3 प्रमुख कापर के माइन है, 3 क्षेत्रों में ज्यादातर पाई जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कहां पर, एक आपका है सिक्किम में। इस प्रकार आप इन खानों के नाम को याद करें और अपने उत्तर को और ज्यादा स्ट्रांग करने का पूरा प्रयास करें। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस डायमंड्स, अर्थात निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य जो हीरे का उत्पादन करता है। यहां पर क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। आप सभी को पता होगा वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की जो खान है उसका नाम है पन्ना की खान। क्या है, पन्ना की खान। और पन्ना एक हीरा भी है, उसी आधार पर इस खान का नाम भी है पन्ना की खान, जो हीरे के लिए जानी जाती है, और कहां पर है, मध्य प्रदेश में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न को भी इसी प्रकार ध्यान से पढ़ करके हम लोग उत्तर देंगे। क्या लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर सुंदरगढ़ डिपोजिट्स ऑफ मैग्नीज लोकेटेड, अर्थात निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है। यहां पर विकल्प क्या लिखा गया है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, केरल है और गुजरात है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, सुंदरगढ़ कहां पर, सुंदरगढ़ आपको मिलता है उड़ीसा में। कहां मिलता है, उड़ीसा में। तो सुंदरगढ़ आपको उड़ीसा में मिलता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा किसकी खान है, तो हम कह सकते हैं मैग्नीज की खान है, क्योंकि मैग्नीज और लोहे में कोई विशेष अंतर नहीं है। हमने आपको पहले ही स्पष्ट किया है कि मैग्नीज की जो खानें होती हैं और लोहे की खानें लगभग एक ही प्लेस पर लोकेटेड होती हैं। झारखंड में भी मैग्नीज की खान है, और उड़ीसा में भी मैग्नीज की खान है, मध्य प्रदेश में भी मैग्नीज की खान है। क्यों, और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो भंडारा है, रत्नागिरी है, वहां पर लोहे की भी खान पाई जाती है, साथ में मैग्नीज की भी खान पाई जाती है। क्योंकि कंडीशन ये है कि जिस अयस्क में
मैग्नीज का परसेंटेज 40% से अधिक हो जाता है उसे हम मैग्नीज के दायरे में रखते हैं, और जिसमें 40% से कम होता है उसको हम लोहे के दायरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो तात्पर्य यही है कि लोहा और मैग्नीज दोनों साथ ही साथ मिलते हैं, तो जहां जहां लोहे की खान है वहां वहां पर मैग्नीज की खानें भी उपलब्ध है। तो इसलिए आप इस टर्म को ध्यान में रखें और याद कर लें। महाराष्ट्र में भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में आपको भंडारा मिलता है और रत्नागिरी मिलती है। केरल और गुजरात में ऐसी कोई ना तो लोहे की खान है ना तो कोई मैग्नीज की खान है। इसी के साथ आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनाजाइट निक्षेपों में से एक है। मोनाजाइट एक प्रकार की सॉइल है, एक प्रकार की मिट्टी है। मोनाजाइट क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं या मिट्टी है, और इस मिट्टी में यह इनरिच है, अर्थात इसमें पाया जाता है एक मटेरियल जिसका नाम है थोरियम। क्या नाम है? थोरियम। थोरियम, और थोरियम प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट हैं जो न्यूक्लियर वाले हैं, वहां पर ईंधन के रूप में प्रयोग जो किया जाता है मटेरियल, उसका नाम होता है यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। लेकिन भारत के पास जो थोरियम है इसका भी प्रयोग हम लोग एज ए एनर्जी के रूप में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको 3 स्टेप गुजारना पड़ता है। अर्थात फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से हम लोग थोरियम को कन्वर्ट करते हैं एक फिजाइल मटेरियल में, तब जाकर के यह फिजाइल मटेरियल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो चूंकि भारत में मोनाजाइट जो मिट्टी है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसमें थोरियम की उपलब्धता है, और इसी से भारत भविष्य की एनर्जी की तलाश कर रहा है, और यह भारत में बहुतायत में है, बहुत प्रचुर मात्रा में है। वही पूछ रहा है ये कहां पर पाया जाता है। विकल्प क्या है? केरल का तट है, गुजरात का तट है, झारखंड है और राजस्थान। तो सर्वाधिक जो इसके निक्षेप मिलते हैं कहां मिलते हैं? केरला में। कहां मिलते हैं? केरला में। और काफी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर अगला जो हमारा अब नेक्स्ट सेशन इसी में जो स्टार्ट हो रहा है वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा यहां पर प्रारंभ करते हैं। यहां पर प्रश्न क्या लिखा गया है? एक है इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंप्लाइज, अर्थात गहन कृषि का तात्पर्य है। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं कि जिसका अर्थ हम लोगों को पता नहीं होता, और यहां पर लिखा क्या गया है? लिखा गया है ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, अर्थात अधिक भूमि को खेती के अधीन लाना। क्या इसको इंटेंस एग्रीकल्चर कहते हैं? अच्छा, दूसरा पढ़ लेते हैं। फिर लिखा है कल्टीवेटिंग लार्ज फार्म विथ मॉडरेट लो इनपुट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, अर्थात श्रम और पूंजी के मामूली कम इनपुट के साथ बड़े खेतों पर खेती करना। फिर क्या लिखा गया है? यूज ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन गिवन लैंड अंडर कल्टीवेशन, अर्थात खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों का उपयोग करना। फिर लिखा गया है स्प्रेडिंग फार्मिंग अक्रॉस मोर स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के अधिक राज्यों में खेती का प्रसार करना। तो यहां पर एक ही आंसर सही हो जाएगा, और वो आंसर क्या होगा पहले तो ये समझेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले तो ये देख लें यहां पर कह क्या रहा है। खेती के तहत दी गई भूमि पर, सबसे पहले समझना है हमको गहन या इंटेंस एग्रीकल्चर कहते किसे। तो यहां पर जो लिखा है कि अधिक भूमि को खेती के अधीन लाना, ये नहीं है पहला चीज, क्योंकि इसके तहत होता क्या है, एक ही हमारा जैसे मान लेते हैं खेत है, इस खेत पर हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ष में जब 2-3 फसल ग्रो करने का प्रयास करते हैं, खेत हमारा वही है, और इस खेत से हम प्रोडक्टिविटी ज्यादा लेते हैं। और ये तब किया जाता है कि जब हमारे पास जनसंख्या आधिक्य होता है, जनसंख्या की बहुलता होती है, तो उनको खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए हमको यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि एक ही खेत से हम साल में 3 फसल को ग्रो कर लें। तो इसका तात्पर्य होता है हम वहां पर जो कृषि कर रहे हैं उस कृषि का तात्पर्य होता है इंटेंस एग्रीकल्चर। क्या होता है? इंटेंस एग्रीकल्चर। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो यहां पर जो सबसे अच्छा है वो है खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों का क्या होता है? उपयोग किया जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अधिक श्रम और पूंजी लगा करके हम कम से कम क्षेत्र में क्या करते हैं, अधिक से अधिक फसल को ग्रो करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी अच्छा है। लिखा गया है द कल्टीवेशन ऑफ, फिर यहां पर फिलअप करना है,
was introduced on the बाबा बुदन हिल्स इन इंडिया, अर्थात भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर की खेती शुरू की गई थी। किसकी खेती शुरू की गई थी? यहां पर लिख रहा है सिल्क, चाय, काफी और इलायची। तो चाय की जो खेती का शुरुआत अगर माना जाए तो बेसिकली यह आसाम वाले सेक्शन से आता है। इसी प्रकार जो रेशम की खेती है यह भी आपको कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत से ही शुरू है, लेकिन बेसिकली जो ये लिखा है बाबा बुदन की पहाड़ी जो कहां पर है? कर्नाटका में है। बाबा बुदन की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि कुद्रेमुख कहां पर है? बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा किसका है? नीलगिरी की है। तो यहां पर जो खेती की गई है उस खेती का जो नाम है वो है काफी। क्या है? काफी है। और इलायची जो है ये कहां पर है? तो यह आपका कार्डेमम पहाड़ी पर है। कार्डेमम, कार्डेमम को ही हम क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। कार्डेमम को ही हम लोग इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए कॉफी के भी दो प्रजातियां हमको देखने को मिलती है, एक है अरेबिका और एक है रोबस्टा। क्या है? एक है अरेबिका और एक है रोबस्टा। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्राजील के द्वारा। ब्राजील जो है सर्वाधिक कॉफी का प्रोडक्शन करने वाला देश है। इन तथ्यों को आप ध्यान रखें और आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन जो लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषता रही है? हरित क्रांति के बारे में अगर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलाग महोदय इसकी शुरुआत किए थे और भारत में इसके प्रणेता अगर देखा जाए तो भारत में क्या नाम इनका आता है? देखो अभी याद आ जाएगा। यहां पर जो विकल्प लिखा गया है, क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा गया स्प्रिट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, अर्थात फसल उत्पादकता में उछाल। फिर लिखा गया है शिफ्ट अवे फ्रॉम कमर्शियल फार्मिंग टू सब्सिडेंस फार्मिंग, अर्थात व्यवसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव। फिर लिखा गया है राइज इन एकर्स, अर्थात रकबे में वृद्धि। अब आप समझिए यहां पर जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के विषय में प्रश्न पूछा जाता है तो यहां पर किया क्या गया? किया ये जाता है कि यहां पर हम किसी एक ही दो फसल को बहुत ज्यादा ग्रो करने का कार्य करते हैं और जब एक ही दो फसल ग्रो करने का हम कार्य करेंगे तो छोटे छोटे खेत नहीं होंगे, खेत को हम बड़े पैमाने पर एकत्रित कर लें। तो ऐसे में जो यहां पर लिखा गया राइज इन एकर्स, अर्थात रकबे में वृद्धि होती, ये बात सत्य है, ट्रू है, क्योंकि यहां पर जब खेत का प्लाट बड़ा होगा तो जाकर के एक प्रकार की फसल का ग्रो कर पाना संभव होता है। और यहां पर लिखा है स्प्लिट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इंटेंस, यहां पर देखो इंटेंस तो हम नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे जब व्यापक स्तर पर खेती होती है और एक ही प्रकार की फसल यहां पर ग्रो की जा रही है, कई प्रकार की फसल नहीं ग्रो की जा रही है, तो यहां पर फसल उत्पादकता में उछाल भी होता है। क्या होता है? फसल उत्पादकता में उछाल भी होता है, लेकिन व्यावसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव ऐसा नहीं है। निर्वाह खेती का तात्पर्य होता है कि जीवन यापन के लिए। क्या होता है? जीवन यापन के लिए। तो ऐसा नहीं कि पहले व्यावसायिक खेती होती थी और हम लोग अब निर्वाह खेती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि निर्वाह खेती से हम लोग व्यावसायिक की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? निर्वाह से व्यावसायिक की तरफ जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। और इस आधार पर यहां पर जो आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। तो यहां पर इतनी बातें हमको स्पष्ट हो गई होंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आगे आ जाते हैं और आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला जो प्रश्न लिखा गया है, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? यहां पर हाँ दूसरा नाम देखिए याद आ गया, एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलाग महोदय हैं। कौन है? नॉर्मन बोरलाग हैं, जो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो है पूरे विश्व में पूछ रहा है, तो ऐसे में आंसर हो जाएगा क्या? नॉर्मन बोरलाग। और एम एस स्वामीनाथन जो है ये भारत के लिए क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। इसी प्रकार वर्गीस कुरियन है। कौन है? वर्गीस कुरियन है। और वर्गीस जो कुरियन है ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के। श्वेत क्रांति को ही हम लोग कहते हैं फ्लड क्रांति। क्या कहते हैं? फ्लड क्रांति
और इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। तो ये बातें हमको स्पष्ट हो गई होंगी। इसी प्रकार आपसे कभी काल पूछ लिया जाता है नीली क्रांति किसे कहते हैं, तो आप उन सबको भी ध्यान रखिएगा। उसे हम कहते हैं मत्स्यन के लिए। किसे कहते हैं? मत्स्यन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। यहां पर जो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव रहा है? देखिए, जब हरित क्रांति का प्रयोग भारत में किया गया, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, क्योंकि जो हम छोटी छोटी कई प्रकार की फसलों को ग्रो करते थे, उन सब फसलों को हमने एलिमिनेट कर दिया और पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक ही फसल को ग्रो करने का हम लोगों ने कार्य शुरू किया। इसका परिणाम ये निकला कि जहां पर व्यवस्थाएं पहले से थीं, वहां पर तो हरित क्रांति सफल हो गई, और जहां पर व्यवस्था नहीं थी वहां पर हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई। और इसके लिए व्यवस्था क्या चाहिए था? व्यापक बड़े बड़े खेत होने चाहिए, पहला, और दूसरा सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, खेत प्लेन होने चाहिए, और वहां पर रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता हो। तो ये सब जो पैरामीटर थे, ये सब पैरामीटर हरित क्रांति को सफल किए। और इसका जो ज्यादातर जाता है, कह सकते हैं दायित्व, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाता है। यहां पर हरित क्रांति सबसे पहले सफल हुई है। तो इसका परिणाम हुआ क्षेत्रीय जो विषमता है ये बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ जब हरित क्रांति सफल हो रही तो दूसरी तरफ हरित क्रांति सफल नहीं हो रही, तो फिर यहां पर समाज में विषमता व्याप्त हो जाती है और बहुत सारे नेगेटिव है। आप सोचिए, जब एक ही फसल ग्रो करेंगे तो रासायनिक उर्वरक का आप व्यापक स्तर पर प्रयोग करेंगे, जमीन से पानी बहुत निकालेंगे, क्योंकि पानी की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर अगर नहर नहीं है तो आप ग्राउंड वाटर को भी निकालेंगे, तो इसका तात्पर्य ग्राउंड वाटर भी नीचे चला जाएगा। तो यही सब यहाँ पर लिखा गया है, भूजल का स्तर गिरेगा, क्योंकि इसको व्यापक जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात तो सही है, ये नकारात्मक प्रभाव ही है। फिर क्या है, लिखा है मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। ये भी बात सत्य है। क्यों? पहले हम क्या करते थे, एक ही कोई फसल होती थी, कोई यहाँ पर हमारा खेत होता था, इसी में हम क्रम से कभी गेहूं उगाते हैं, तो कभी गन्ना उगाते हैं, कभी चना उगाते हैं, कभी मटर उगाते हैं, कभी इसी में हम धान की फसल ग्रो करते हैं, कभी मक्का करते हैं। अर्थात कई प्रकार की फसलें यहाँ पर क्रम से हम लोग समय समय पर ग्रो करते रहते थे। तो इस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है ये क्या हो जाती थी, रिस्टोर हो जाती थी। लेकिन हरित क्रांति के कारण में क्या हुआ कि हम एक ही प्रकार की फसल ग्रो कर रहे हैं कि गर्मी के समय में अर्थात बारिश के समय में धान और दूसरे समय में गेहूं की फसल हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा, इस फसल की, इस मृदा की जो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर करके इस मिट्टी से अत्यधिक फसल को ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये भी इसका एक परिणाम है। फिर लिख रहा है बढ़ी हुई इनपुट लागत। जब आप एक प्रकार की फसल ग्रो करते हैं तो इसका परिणाम होता है कि आपको अत्यधिक मात्रा में अब लागत लगानी पड़ेगी। आपको जो बीज लगाने होंगे, हाइब्रिड किस्म के बीज लगाने होंगे, रासायनिक उर्वरक डालना होगा, कीटनाशक डालना होगा, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जल को सुलभ कराना होगा। तो अत्यधिक पैरामीटर यहाँ पर हो जाते हैं जो आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर खर्चा भी बढ़ गया है। इसका जो अब आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3, अर्थात सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सब हरित क्रांति के नकारात्मक इंपैक्ट है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। डॉक्टर DS अथवाल वाज नोन एज द फादर ऑफ, अर्थात रिवॉल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर DS अठवाल को भारत में क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। किस क्रांति के रूप में जाना जाता है? जैसे वर्गीस कुरियन है, ये दुग्ध क्रांति के लिए जाने जाते हैं। हरित क्रांति के लिए कौन जाना जाता है? MS स्वामीनाथन है। उसी प्रकार डॉक्टर DS अठवाल जो है, एक गेहूं में क्रांति के लिए जाने जाते हैं। किसमें? गेहूं में क्रांति के लिए जाने जाते हैं। वैसे भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन के द्वारा। इनका जो हरित क्रांति में था वो था धान की फसल। कौन सी फसल थी? धान की फसल थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका किस पे था? धान की फसल पर था। और कालांतर में इसी हरित क्रांति के अंदर में किसको लाया गया? गेहूं की फसल को भी लाया गया, लेकिन प्रारंभ किससे था? धान की फसल पर था। इसलिए गेहूं की फसल के बारे में अगर कभी पूछा जाए तो कौन इसके जनक माने जाते हैं क्रांति में? तो इनका नाम है डॉक्टर
टी.एस. अठवा। ठीक, वर्गीस कुरियन फ्लड के हैं अर्थात दुग्ध क्रांति के हैं, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के या कहें तो धान की फसल के लिए हैं। फिर अगला प्रश्न है विच क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द जायद सीजन इन इंडिया। 3 प्रकार के हमारे पास ऋतु हैं। ऋतु का 3 मौसम होता है भारत के दृष्टिकोण से। एक तो पूरी तरीके से शीत ऋतु होती है, एक होती है वर्षा ऋतु और एक हेतु है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का तात्पर्य है शीत खत्म होती है और वर्षा प्रारंभ होता है। अर्थात हम यहां पर कहें तो अप्रैल मई जून ये जो 3 महीने होते हैं, ये 3 महीने आपके इस ग्रीष्म ऋतु में आते हैं और इस समय जो फसल ग्रो की जाती है इसको कहते हैं जायद की फसल। क्या कहते हैं? जायद की फसल। और यहां पर जो वर्षा ऋतु होती है यह लगभग जून लास्ट या जुलाई से हम बात करें, जुलाई से लेकर के सितंबर तक का जो कालखंड होता है यह इसके दायरे में आता है और इसको हम लोग कहते हैं क्या? खरीफ की फसल। क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। और इसी प्रकार जो शीत होता है इसको कहते हैं हम लोग रबी की फसल। क्या कहते हैं? रबी की फसल। और रबी की फसल के अंतर्गत हम लोग गेहूं है, फिर यहाँ पर मटर है, चना है, आलू है, ये सबको ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें खरीफ की, खरीफ में जैसे आप देखेंगे मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, ये सब आते हैं। अगर हम जायद की फसल की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर सब्जी का ग्रो किया जाता है। किसका? सब्जी वाली फसलों को ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसके बारे में पूछ रहा है? जायद के बारे में पूछा है। किसके बारे में? जायद के बारे में। तो यहाँ पर खीरा एक प्रकार से जायद फसल है। कैसी फसल है? जायद फसल है। जबकि ज्वार जो है, ज्वार किस प्रकार का है? एक खरीफ फसल है। बाजरा कैसा है? खरीफ फसल है। मक्का जो है ये दोनों फसल में ग्रो हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ये भी खरीफ फसल के ही अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ना तो ए है, ना तो ए है, ना तो ए है कौन सा? पहला है अर्थात खीरा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ करके हम लोग आंसर देंगे। क्या यहां पर लिखा गया है? Which of the following is not one of the characteristics of the new agricultural strategy? निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? क्या क्या विकल्प यहां पर लिखा गया है? पहला विकल्प है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अर्थात रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। फिर लिखा है यूज ऑफ हाइब्रिड सीड संकर बीजों का प्रयोग। फिर लिखा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर इरिगेशन व्यापक सिंचाई। और लास्ट में लिखा है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। यहां पर जो ऑर्गेनिक कह सकते हैं खाद है अर्थात जैविक जो खाद है यह प्रयोग कब होता है? जब हम लोग जीवन निर्वहन कृषि करते हैं अर्थात छोटे छोटे कृषक हैं, छोटे छोटे इनके खेत हैं और छोटे छोटे खेत में ये लोग अत्यधिक फसल को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये लोग ऑर्गेनिक यहाँ पर उर्वरक का प्रयोग करते हैं जिसमें हम कहते हैं काऊ डंक होता है अर्थात गोबर की खाद होती है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है किसकी? ध्यान से देखिए, नई कृषि रणनीति अर्थात अगर हम बात करें इसमें तो सपोज दैट जो हमारी हरित क्रांति है, जो हमारी व्यापारिक कृषि है, कौन सी? व्यावसायिक जो कृषि है, व्यावसायिक कृषि में हम लोग हर प्रकार की फसल ग्रो नहीं करते हैं, कुछ ही फसल को व्यापक स्तर पर ग्रो करते हैं। तो आपको जब व्यावसायिक कृषि करनी है तो अत्यधिक मात्रा में आपको वहां से अनाज चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? आप हाइब्रिड किस्म का बीज लाएंगे, वहां पर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे और अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करेंगे, तब जाके यहां से फसल अत्यधिक ग्रो करेगी। लेकिन जब जैविक कृषि की हम बात करते हैं तो वहां पर उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। हाँ, ये डिफरेंस है कि यहां का जो मटेरियल होगा यह हानिकारक होगा, स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा, लेकिन यह स्वास्थ्यवर्धक होगा। क्या होगा? स्वास्थ्यवर्धक होगा। इसलिए वर्तमान में सरकार क्या करती है? जैविक कृषि को प्रमोट कर रही है। लेकिन जब कमर्शियल खेती होती है तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है, तो कौन नहीं है? आपका ये चौथा नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑर्गेनिक खाद का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू 2 crops and the region where they are grown. Which of the following pairs best represent these 2 crops? हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन 2 फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो सबसे पहले जो हरित क्रांति लाई गई थी वह हमारे खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए लाई गई थी, क्योंकि भारत
खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, और जब खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था तो हमको खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना था। सोचिए, भारत वह भी राष्ट्र था लाल बहादुर शास्त्री के कालखंड में कि जब भारत को अमेरिका से अनुदान में, एक प्रकार से भिक्षा में मिलता था अनाज। वह भी भारत था और आज का भी भारत है कि आज हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को कह सकते हैं अनाज प्रदान करते हैं कि जिससे उनका जीवन यापन चल जाए। तो इतना शिफ्ट जो आया है, इसका श्रेय अगर जाता है तो हरित क्रांति को ही जाता है। तो यहां पर प्रारंभ में किस पर जोर दिया गया है वही पूछ रहा है, क्या चावल और मक्का पर? तो मक्का उतना तो खाद्यान्न सामग्री में प्रयोग होता नहीं था, ये तो मोटे अनाज में है और लोग मोटे अनाज को उसमें पसंद नहीं करते थे, अब पसंद कर रहे हैं क्योंकि जो अनाज आप लगातार खाएं उससे लोग उब जाते हैं। तो पहले मोटा अनाज ही उगता था तो लोग मक्का पर उतना ध्यान नहीं देते थे, चावल पे देते थे तो ठीक है। लेकिन जो दो फसल थी, एक था गेहूं और एक था चावल। क्या था? गेहूं और चावल। दो को यहां पर हरित क्रांति के पहले चरण में लाने का कार्य किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। निम्नलिखित में से भिन्न की पहचान करें, जो इसमें से अलग है उसको पहचान करें। कौन अलग? क्या लिखा गया है यहाँ पर? लिखा गया है मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, फिर लिखा गया है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, फिर लिखा है बीज उर्वरक जल तकनीकी। अब आप समझो यहां पर सबसे अलग आपको कौन लग रहा है? एक है ग्रीन क्रांति, एक है व्हाइट क्रांति अर्थात श्वेत क्रांति जिसको हम कहते हैं दुग्ध क्रांति। हरित क्रांति का तात्पर्य है खाद्यान्न की आपूर्ति, और लिखा है आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि का तात्पर्य होता है व्यावसायिक कृषि करना। लेकिन यहां पर जो आपको देखना है कि कौन इसमें से अलग है, तो वह अलग कौन आपको मिलेगा? बताइए, इसमें किसका पैदावार करेंगे हम? कोई न कोई फसल ग्रो करेंगे। अब ध्यान रखिए, इसमें क्या ग्रो करेंगे? चाहे आपका मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, जो भी आप फसल ही ग्रो करेंगे। ठीक, इसमें भी क्या ग्रो करेंगे? इसमें भी फसल का ही ग्रो होगा। ये ठीक है ना? यहां पर भी क्या है? बीज है। बीज का तात्पर्य कोई न कोई यहां पर पौधा ही है, कोई न कोई पौधा ही है। तो यहां पर भी पौधा है, यहां पर भी वनस्पति है, वनस्पति है ना, और यहां पर भी वनस्पति है। लेकिन आप थोड़ा इसको देखो, यहां पर क्या किसी वनस्पति का रोल है? यहां पर पशुपालन क्या होता है? यहां पर होता है पशुपालन, और पशुपालन इन सब से थोड़ा भिन्न है। यहां पर किसका कार्य होता है? पशुपालन का कार्य होता है, इसलिए यह भिन्न है, और भिन्न होने के कारण यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हैं और उत्तर दिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया? यहाँ पर Which of the following is a रबी क्रॉप इन नॉर्दर्न इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल है? उत्तर भारत मतलब जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, सब उत्तर भारत के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर क्या क्या है? रबी की फसल यानी शीत ऋतु में। यहाँ पर चावल है, कपास है, मक्का है, सरसों है। आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा, चावल, कपास, मक्का ये सब खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। एक ही है जिसमें सरसों है। सरसों के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको गेहूं मिलता है, मटर मिलता है, चना मिलता है, आलू मिलता है। ये सब जो फसल है ये किसकी है? रबी फसल के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। और इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, और अगले प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ करके आंसर देंगे। क्या लिखा गया यहाँ पर? व्हाट डज द ग्रीन रिवोल्यूशन रिफर टू इन इंडिया एग्रीकल्चरल, अर्थात भारतीय कृषि में हरित क्रांति का क्या अर्थ है? क्या विकल्प लिखा गया है? पहला विकल्प है इंक्रीज इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि करना। क्या इसका उद्देश्य कृषि में उद्योग में वृद्धि करना? ऐसा तो था नहीं, हमको खाद्यान्न में वृद्धि करना है। किसमें? खाद्यान्न में वृद्धि करना। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, अभी तो नहीं है कि इससे हम वन को बढ़ाना चाह रहे हैं। फिर लिखा है इंक्रीज इन लैंड यूज ग्रासलैंड, हम चारागाह भूमि में वृद्धि करना चाहते हैं। तो ऐसा भी तो नहीं है, चारागाह की भूमि में वृद्धि किसके तहत करेंगे? जब हमारा श्वेत क्रांति आएगी तब तो जाके पशुपालन के लिए चारा चाहिए। फिर लिखा है स्पेकुलेटर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यान्नों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि करना। तो हरित क्रांति का मूल उद्देश्य है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी यहां पर ध्यान से पढ़ें। इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग
फूड एंड फूडर, क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, अर्थात किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर जो लिख दिया गया है ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। यहां पर लिख रहा है किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन, किसके लिए, भोजन व चारे की फसल, ये दो टर्म आप देखिए। तो भोजन कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा, अर्थात खाद्यान्न फसलों से मिलेगा, जिसके अंतर्गत गेहूं है, फिर आपका चावल है, या फिर अन्य जो फसलें हैं जो हम अन्न के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन साथ में दे रहा है चारे की फसल, तो चारे से हम क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। इसका तात्पर्य है एक ही समय में हम फसल को भी ग्रो करें प्लस पशुपालन भी करें। क्या करें, पशुपालन, क्योंकि चारागाह का तात्पर्य तभी है जब पशुपालन किया जाएगा, ठीक, और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। इसका तात्पर्य है इस प्रकार की अगर कृषि कहीं पर की जाती है जहां पर आप एग्रीकल्चर अर्थात फसल के साथ साथ किसका प्रोडक्शन करते हैं, पशु का करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो क्या उसे दुग्ध कृषि कहते? नहीं, दुग्ध कृषि में तो केवल पशुपालन आता है। रोपण में हमारा एक प्रकार से जो बागानी कृषि है वो आती है। यहां पर वाणिज्यिक का मतलब होता है कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल में यहां पर जो भी फसल हम ग्रो करते हैं व्यापक स्तर पर ग्रो करते हैं, ये भी तो नहीं हो सकता। ये जो मिक्स है ना, मिक्स में ही कभी काल बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मिक्स का तात्पर्य ये समझते हैं कि एक ही खेत है और इसी खेत में सब एक साथ बो दिया जाए, उसी में मक्का, चना, मटर सब एक ही में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। मिश्रित का तात्पर्य है कि आप फसल के साथ साथ पशुपालन कर, क्या कर रहे हैं, फसल के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मिश्रित एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग फार्मिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है एग्रीकल्चरल सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिया एट एन इंटरवल ऑफ, भारत में कृषि जनगणना के अंतराल पर आयोजित की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल पर कृषि जनगणना की जाती है? अगर हम सेंसस की बात करें, जो हमारा जनगणना होती है, ये तो प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है, लेकिन कृषि का जो सेंसस होता है प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है। कितने पर होता है? प्रत्येक 5 वर्षों पर। विकल्प क्या है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 10 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्षों। कितने पे? 5 वर्षों। आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो अगला प्रश्न है काफी अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, आप इस वीडियो को देखें लेकिन पुस्तक को अवश्य प्रेफर करें। पुस्तक के साथ यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्यों? पुस्तक में जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है वह काफी बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेगा वास्तविक इमेज को। तो इसलिए पुस्तक को लें, साथ में आप इस वीडियो को लें, तो दोनों को जब आप मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। यहां पर क्या लिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज सेरिकल्चर, निम्नलिखित में से किसे सेरिकल्चर कहा जाता है? अब यहां पर जैसे लिखा है अंगूर की खेती, फलों को उगाना, मत्स्य पालन, रेशम के कीटों का यहां पर पालन करना, तो यहां पर आपको एक ही आंसर देना है जो सेरिकल्चर को डिनोट करता है। तो सेरिकल्चर को कौन डिनोट करता है? रेशम की, क्या? रेशम के कीट। अंगूर की खेती को अगर कहें तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। इसी प्रकार जो वेजिटेबल है अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जी वाला, तो उसको कहते हैं ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का तात्पर्य होता है सब्जियों की खेती। किसकी? सब्जियों की। तो सब्जियों की खेती को हम लोग कहते हैं ओलेरीकल्चर, और रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। विटीकल्चर किसको कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं। और यहां पर जो मत्स्य होता है इसको हम कहते हैं नीली क्रांति। क्या कहते हैं? नीली क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर जो अगला प्रश्न लिखा गया है ध्यान से पढ़ करके आप जवाब दीजिएगा। लिखा गया कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाउ मेनी फर्स्ट 3 डे, अर्थात यहां पर कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कपास की फसल होती है यह पाला से क्षति पहुंचती है इसको, इसलिए पाला वाले समय में
या नहीं ग्रो करेगी। पाला का तात्पर्य होता है शीत ऋतु में। इसको जो फ्रेश डे है, यहाँ पर ना तो शीत हो, ना तो अन्य कोई ऐसी कंडीशन हो, ना पाला पड़े, तो कितना दिन इसको चाहिए मिनिमम। यहाँ पर विकल्प क्या है? विकल्प है 140 दिन, 160 दिन, 210 दिन और 250 दिन। तो यहाँ पर एक ही आंसर सही होगा और क्या हो जाएगा? 210 दिन। कितना चाहिए? 210 दिन। और इस प्रकार की जो कंडीशन है यह उत्तर भारत में नहीं मिलती है। उत्तर भारत में इस प्रकार की आपको कंडीशन बहुत कम मिलती है। ऐसी कंडीशन आपको प्रायद्वीपीय भारत के ही सेक्शन में मिलती है। और विशेष तौर पर इसको एक शर्त के साथ साथ दूसरी जो शर्त है वो है, इसको क्या चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। क्या चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। क्योंकि काली मिट्टी और 210 दिन पाला रहित दिन चाहिए, तब जाकर के वहां पर कपास को ग्रो कर सकते हैं। और यह जो स्थिति है दक्कन के ट्रैप पर मिलती है। कहां मिलती है? दक्कन के ट्रैप पर, जिसका सर्वाधिक भाग आपको महाराष्ट्र और गुजरात वाले सेक्शन में मिलता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, अर्थात 210 दिन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है द टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स व्हिच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। अर्थात सकरी नालियों का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक जो सीधे पौधों के आधार तक पानी पहुंचाती है, क्या कहलाती है? क्या इसको हम छिड़काव कहते हैं? क्या इसको हम नहर सिंचाई कहते हैं? क्या इसको हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं? या क्या इसको हम सतही सिंचाई कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को यह स्पष्ट होना चाहिए, यहाँ पर सकरी नालियों का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे पौधों के आधार अर्थात उसकी जड़ को मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? छिड़काव तो कहेंगे नहीं। स्पष्ट है, सिंचाई ऐसा तो है नहीं। क्या नहर है? नहर भी तो नहीं है। सतही, सतही का तात्पर्य होता है पूरा पानी ऐसे खेत में पहुंचा दो। ऐसे खेत है, जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे, तो ऐसे पूरा पानी पूरे खेत में फैल जाता है, तो सतही होता। तो सतही भी तो नहीं है। तो जब वो नहीं है तो बचा क्या? ड्रिप सिंचाई। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ड्रिप सिंचाई कहते हैं, ड्रिप एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यह इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ करके हम लोग उत्तर देंगे। क्या लिखा गया यहाँ पर? Which among the following crops is an example of खरीफ फसल? निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? आप लोगों को स्पष्ट होगा। गेहूं रबी की फसल है। ये किसकी फसल है? रबी की है। चावल खरीफ की है। जौ ये भी रबी की फसल है। सरसों भी किसकी फसल है? रबी की। तो खरीफ की कौन है? केवल राइस यानी चावल की फसल। तो इसी के साथ आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में शेष प्रश्नों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।